कोई आने दो। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हो बस कोई एक पर्सन मुझे कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके 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 ओके, ठीक, ओके। सभी को मेरा गुड इवनिंग। मैं राजेश चौधरी, परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी से पॉलिटी फैकल्टी, और आप सभी लोगों का इस सुपर टेट संकल्प बैच में वेलकम करता हूं। ठीक है, अभी तक आपकी पॉलिटी की क्लासेस नहीं लगी थी इसमें। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि आपका जीएस के पोर्शन में पॉलिटी आपका यहाँ से पूछा जाता है। साक्षी बेटा गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को पता भी होगा कि पॉलिटी का यहाँ से पोर्शन आपका आता है सुपर टेट में जी। तो पॉलिटी का जितना भी पोर्शन है वो पॉलिटी का हम सारा पोर्शन क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर नहीं है? ओके ओके, आई विल चेक इट। वॉइस क्लियर नहीं है? देखो आप चेक करो, एक मिनट। हाँ जी, अब आप लोग बताइए, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बताइए, वॉइस में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम? आवाज़ रिपीट हो रही है। क्लियर है अब? नेहा सिंह वॉइस क्लियर है? नाउ क्लियर, ओके ठीक। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, हमारा देखिए सब्जेक्ट है पॉलिटी कह लीजिए इसको, आप भारतीय संविधान कह लीजिए इसको, राज्य व्यवस्था कह लीजिए, नागरिक शास्त्र कह लीजिए, है ना। कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये वही सब्जेक्ट है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। बस इतना अंतर है, बचपन में हम नागरिक शास्त्र पढ़ा करते थे, ग्रेजुएट लेवल में हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, और जब हम किसी कम्पिटिटिव फील्ड में उतरते हैं तो ये हो जाता है आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, चलिए फिर देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं ये दो शब्द लिखे हुए हैं अलग अलग, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले समझिए संविधान क्या है। ठीक, देखिए आप लोग हैं सुपर टेट वाले, और आप लोग बेहतर तरीके से इस बात को जानते होंगे, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है ना। फैमिली इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। क्या आपको लगता है परिवार बिना नियमों के चल सकता है? नहीं, नहीं चलता। परिवार नियमों से ही चलता है, कहीं ना कहीं कायदे से चलता है परिवार। इसी तरीके से क्या एक देश आपको लगता है बिना नियमों के, बिना कानून के चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चल सकता। और चलेगा भी तो अव्यवस्थित तरीके से चलेगा, वो नॉन सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा वो। तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो कानून होते हैं, वो सारे कानून कहाँ लिखे रहते हैं? उस देश के संविधान में लिखे रहते हैं। ठीक, संविधान
संविधान किसी भी देश को चलाने का एक ऐसा पूरा ग्रंथ होता है जिसमें उस देश को चलाने के सारे कानून लिखे रहते हैं। ठीक है, चलिए। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पहली बात क्लियर ये कीजिए, संविधान क्या है? संविधान कानूनों का, परंपराओं का एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा पूरा संग्रह है जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलता है। ठीक, और जब यस रूल एंड रेगुलेशन कंपलसरी होता है, बिल्कुल 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 ठीक, और जब किसी देश के संविधान के द्वारा उस देश की जनता के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, वही व्यवस्था क्या कहलाती है? वही व्यवस्था राज्य व्यवस्था कहलाती है आपकी। सही, यहाँ हम आपका जितना भी आपका क्राइटेरिया है पॉलिटी का, आपके सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, 99.9% कोशिश यही है कि आपका एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जा सकता। जो लोग नए हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं या जो लोग पढ़ चुके हैं, है ना, आप लोग परीक्षा पहले दे भी चुके हो और सारे वही क्वेश्चन आए हैं, कोशिश यही रही है हमेशा। तो संविधान एक ऐसा कानूनों का, सिद्धांतों का, परंपराओं का एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा पूरा कलेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग पूरा हमारा देश चलता है। सही, तमाम तरीके की परिभाषाएं हैं संविधान के बारे में अलग अलग। राज्य व्यवस्था क्या है? जब एक देश के संविधान के द्वारा उस देश की जनता को शासित करने के लिए, शासन करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है वही आपकी राज्य व्यवस्था है। सही है, आज के लेक्चर में हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे कि इसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये आखिर कहाँ से आया, कहाँ से आया, भारत के संविधान का कंसेप्ट किस तरीके से आया, कैसे भारत देश में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा हम जो भी पढ़ाएंगे उसका हम पूरा PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल बढ़िया करके सिस्टमेटिक तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट वही सारा सिलेबस, वही सारे टॉपिक आप लोगों को हम प्रोवाइड भी करेंगे। सही है ना? चलिए देखिए, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर निगाह डालते हैं। ठीक, आज का लेक्चर में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस कानों से हेडफोन लगा करके आपको बस ऐसे सुनना है जैसे कि आप कोई गाना वगैरह सुन रहे हो या आपके सामने आंखों के कोई कहानी चल रही हो, बस आपको ऐसे सुनना है। आज का हुमायरा, गुड इवनिंग मैम। तो यहाँ पे आप आज का लेक्चर लेंगे, आपका पूरा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे देश में अंग्रेज आए और किस तरीके से हमारे भारत देश में हमारे देश को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने। सही, ठीक है, देखिए सबको पता है 1600 शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे मालदार देश हुआ करता था, सोने की चिड़िया भी बोलते थे, कोई नई बात इसमें नहीं है ना। समय समय पे यहाँ पे तमाम आक्रमणकारी आए, व्यापार के बहाने से भी आए। इन लोगों ने यहाँ भारत देश में अपना व्यापार किया, व्यापार के नाम पर देश को लूटा और धीरे धीरे पूरे देश पर हमारे कब्जा कर लिया। ठीक, ध्यान से सुनते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1600 ईस्वी तक आप देखिए, आपको पता ही है देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। यहाँ पर व्यापार करने के क्रम में तमाम लोग आए, तमाम लोग यहाँ पर व्यापार करने के, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, है ना, फिर फ्रांसीसी आए, बीच में फ्रांसीसियों से पहले डेनिश कंपनी भी आई। इन सब का उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन वो व्यापार करना उद्देश्य क्या था, वो धीरे 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 हमारे देश में ये लोग मकड़जाल की तरह फैल गए। सही है, अच्छा, व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ सबसे पहले कौन आया? 1498 में आए यहाँ पर पुर्तगाली आए यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से। सभी ने वास्को डिगामा का तो नाम सुना ही होगा। पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया था लिस्बन को, जो कि आज भी है। हमारे यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जी हाँ रिचा मिश्रा, गुड, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल देश से ही आते हैं, सभी को पता ही होगा, है ना। ठीक, 1498 में ये आए और कप्पक डाबू, कालीकट के कप्पक डाबू जो है वो बंदरगाह से ये यहाँ पर आए। एक हिंदू राजा थे जमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत किया। चूंकि ये जो वास्को डिगामा था ये भारत में मसाले के व्यापार को करने आया था, मसालों से आकर्षित होकर के आया था। ठीक, अब जब ये यहाँ पर आ गए तो जाहिर सी बात है व्यापार करने लगे। 1578 की बात है ये। 1578 में एक अंग्रेज जिसका नाम हुआ करता था सर फ्रांसिस ड्रेक, सर फ्रांसिस ड्रेक। ठीक, ये ब्रिटेन का ही एक व्यक्ति था, राजनीतिज्ञ भी था और इसके पास अपना खुद का पानी का एक जहाज था और उस तरीके से ये हमेशा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति था, राजनीतिक पहुंच वाला भी व्यक्ति था ये, है ना। ये पानी में अपना जहाज लेकर के घूम रहा था। इसको एक ऐसा जहाज मिला कि जो कि पुर्तगालियों का था और भारत से व्यापार में ये लोग जो है इन्वॉल्व हो ही चुके थे। समय देख लीजिए आप, यहाँ पे 80 साल का जो है अंतर था। इसने क्या काम किया, इस जहाज को लूट लिया। लूटे हुए जहाज से इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली, जी हाँ बिल्कुल क्रम सही है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर
इन्होंने इसको जहाज को लूट लिया। लूटे जहाज से इसे कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जिससे कि इसे कि अंदाज़ा हो गया कि भारत एक बड़ा मालदार देश है, ठीक, और इनके कंपनी स्थापित करने का सीरियल अलग है। जी हाँ, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हर विदेशी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट का ईयर बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इस जहाज को लूट लिया। लूटे जहाज से इसे कुछ ऐसी जानकारी मिल गई कि हाँ, भारत बड़ा मालदार देश है। इसने सोचा कि क्यों ना हम भी व्यापार करें। महारानी एलिजाबेथ से इसने जाकर के वहाँ पे कहा कि एक कंपनी बना लीजिए, हम भी भारत से व्यापार करेंगे। क्योंकि इसकी बात पे उस समय कोई ज़्यादा गौर नहीं दिया गया। 1597 ईस्वी में, आपने सुना होगा, अपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, 1597 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल भारत में स्थल मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति था। अकबर का शासनकाल था उस दौरान। इसने यहाँ अकबर से व्यापार करने की अनुमति मांगी, कोठियाँ खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन यहाँ पर इसको अनुमति नहीं मिली। इसने वहाँ जाकर के भारत के वैभव के बारे में बताया, भारत बड़ा अच्छा देश है, मालदार देश है, व्यापार करेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। इनके प्रयासों से ही जॉन मिल्टन हॉल और इसके प्रयास से 31 दिसंबर 1599 को एक कंपनी बन गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बनी थी, इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के बनाई थी। लॉर्ड मेयर ने इस कंपनी की अध्यक्षता करी थी, है ना। जब ये कंपनी शुरू में बनी थी तो इस कंपनी में 217 पार्टनर थे, साझेदार, और 30,133 ये थी कंपनी की कुल उस समय पाउंड पूंजी। 30,133 पाउंड कंपनी की कुल पूंजी थी। जिस कंपनी में 217 लोग थे उस समय, धीरे धीरे इसी कंपनी ने पूरे देश को अपना पूरा गुलाम बना के रख दिया। सही। 31 दिसंबर 1599 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी कुछ अलग था, ठीक। गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ लंदन, गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, ये था इसका पूरा नाम। ये नाम इसका 1833 तक चला। बाद में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में ही रखा गया था। अब ये लोग यहाँ पर पूरे तरीके से व्यापार करने के उद्देश्य में हैं। अच्छा, 31 दिसंबर 1599 को ये कंपनी बन गई। 1600 ईस्वी में इन्होंने वहाँ की महारानी, जिनका नाम हुआ करता था महारानी एलिजाबेथ, से परमिशन ली। क्या कि हम भारत से व्यापार करने चाहते हैं। मैडम ने 15 साल की इनको परमिशन देकर के भारत भेजा व्यापार करने के लिए, ठीक। ये भारत में इन्होंने अपनी एंट्री मारी यहाँ पर 1608 में, ठीक। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में यहाँ पर आए और इन्होंने बताया, दिखाया कि हम अपनी मैडम का 15 साल का व्यापार करने का लाइसेंस लेकर के आए हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं। जहांगीर बड़े चापलूस पसंद व्यक्ति था। इन्होंने इनको यहाँ पर कंपनी खोलने की आज्ञा दे दी। सूरत में इन्होंने अपना पहला कारखाना बनाया, लेकिन यह कारखाना अस्थायी साबित हुआ क्योंकि सूरत में सूरत के सौदागरों के विरोध के चलते, लोकल के सौदागर थे और पुर्तगालियों के विरोध के चलते ये कंपनी यहाँ पर नहीं खुल पाई। फिर 1611 में ये कैप्टन हॉकिंस वापस लौट गया। फिर उसके बाद 1615 ईस्वी में, सबको पता ही होगा आपको, 1615 ईस्वी में यहाँ पर व्यापार करने आए। 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के आए और इन्होंने यहाँ पर आकर के फिर से कंपनी खोलने की अनुमति इन्होंने मांगी। इस तरीके से यहाँ पर भारत देश में अंग्रेजों की एंट्री हुई। इन्हें चूंकि कंपनी खोलने की अनुमति मिल गई, कलकत्ता, ठीक, और तमाम जगहों पे इन्होंने अपनी कंपनी खोली। 1623 ईस्वी तक भारत में बहुत जगह अंग्रेजों की कंपनी खुल चुकी थी। चूंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेज भारत देश में आए थे व्यापार करने, बिल्कुल सही है ये। शुरू में इनके मन में कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी और ना ही भारत को गुलाम बनाने का कोई ऐसा इनके मन में बैड इंटेंशन था। धीरे धीरे जब इन्होंने यहाँ की चाल चलन और रवैया देखा, यहाँ के राजा रजवाड़ाओं का रवैया देखा, इनको देख करके ये अंदाजा लग गया कि भारत अंदर से बड़ा एक कमजोर देश है ना। देखिए, जिस परिवार के सदस्य हमेशा आपस में डिस्प्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है उस परिवार को तोड़ना बड़ा आसान है। बस इसी कंसेप्ट को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। अंग्रेजों की मंशा ये थी कि यहाँ पे व्यापार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे हालात और घटनाक्रम बने जिसके अनुसार अंग्रेजों ने पूरे देश में धीरे धीरे अपना परचम यहाँ पे लहरा दिया। सही है। अब आए तो थे व्यापार करने। देखिए, अब यहाँ पे इनकी बंगाल पे निगाह थी अंग्रेजों की बंगाल पे निगाह। आराम से व्यापार कर रहे हैं, सेटल हो गए हैं, बड़े बड़े मालदार होकर के लोग यहाँ से जाने लग गए, ठीक। इनकी निगाह बंगाल पे थी शुरू से। बंगाल उस समय का, तब का बंगाल आज की डेट में बांग्लादेश,
बिहार, उड़ीसा, इन सब से मिल करके उस समय का, हाँ बिल्कुल रश्मि गंगवार, फूट डालो राज करो, ये काफ़ी बाद में आई है फूट डालो राज करो की नीति 1909 के अधिनियम से, है ना, मार्लियामेंटो सुधार, मार्लियामेंटो जो रिफॉर्म था वो फूट डालो राज करो अधिनियम का एक एग्जाम्पल था उस समय का। ठीक, अब बिहार उस समय का बड़ा समृद्ध प्रांत हुआ करता था, तो अंग्रेजों ने ये सोचा, इनकी मंशा थी ये इसी प्रांत पे सबसे पहले कब्जा करें। ठीक, और आपको पता ही होना चाहिए कि बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला के नाना थे अली वर्दी खां, वो भी यहीं बंगाल के नवाब थे। अली वर्दी खां जब गुजर गए तो इनके जो है नाती सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठे, और इन्होंने जब गद्दी संभाली तब उस समय अंग्रेज़ों की निगाह इन पे थी। कुल मिलाकर के यहाँ भारत देश में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़ी कौन सी, 1757, 23 जून 1757 को इन्होंने सबसे पहली लड़ाई लड़ी, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों को और सिराजुद्दौला के बीच में हुई, और ये इनके बीच में लड़ी हुई भारत देश में सबसे पहली लड़ाई थी। ठीक है, इसी लड़ाई से भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हुआ, संस्थापना हुई, स्थापना हो गई भारत में। जी हाँ, 1757 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संस्थापना हो गई, और ये लड़ाई अंग्रेजों को जीत के दी किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, बहुत बड़ा इसका नाम था। जी हाँ, ठीक। अब जब ये लड़ाई अंग्रेजों ने अपनी जीत ली, सिराजुद्दौला को हरा दिया, 1764 में 7 साल के बाद इन्होंने एक और लड़ाई लड़ दी। कौन सी लड़ाई, सारे लोग जानते होंगे, बक्सर की। यहाँ इन्होंने बंगाल कब्जा कर लिया, बंगाल कब्जा कर लिया, इनके इरादे मंसूबे तेज हो गए, और यहाँ इन्होंने किसको कब्जा किया, बिहार और उड़ीसा। इन्होंने यहाँ पर मीर कासिम और शाह आलम को दोबारा से हरा दिया। अब इनके पास कितनी जगह हो गई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके पास 3 जगह हो गई, जो कि रह गई आपकी पूरी ब्रिटिश प्रांत हो गई। ऐसी जगह जिन पर अंग्रेजों का कब्जा था, वो जगह क्या कहलाई, वो जगह कहलाई आपकी ब्रिटिश स्टेट, यानी कि ब्रिटिश प्रांत। ठीक, देखिए आप यहाँ पर मेहमान बन करके आए हैं, सूरत में कारखाना खोला, बाद में स्थायी अनुमति मिल गई, फिर उसके बाद यहाँ पे आकर के यहीं के राजाओं को इन्होंने हरा दिया। और इसके पीछे बड़ी वजह कोई नहीं थी, वजह थी हमारे यहाँ के राजा, क्योंकि हमारे यहाँ से शुरू से ही जी हाँ, बंगाल के नवाब मीर कासिम, जी हाँ, मीर कासिम ने ही धोखा दिया था प्लासी के युद्ध में। किसको, इनको, सिराजुद्दौला को। ये अपनी सेनाएं लेकर के सुस्ती बना करके खड़े रहे, अंग्रेजों ने इस चीज़ का फायदा उठाया, है ना। ठीक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जीत लिया, और जैसे ही ये तीनों प्रांत बंगाल, बिहार, उड़ीसा जीते, कंपनी की पावर में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। कुछ लोगों को देख करके ये बात जो है बड़ी हजम नहीं हुई। कुछ लोगों ने ब्रिटेन के राजा के कान भरने स्टार्ट कर दिए कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने 15 वर्ष का लाइसेंस दे करके भेजा था, और देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर क्या कर रही है, कहीं ऐसा ना हो ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल हो जाए, ब्रिटेन पर आक्रमण करके ब्रिटेन को ही छीन ले। शुरू में जब इस तरीके की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत देश में आई थी, तो इनफैक्ट इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई भी किसी तरीके का रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, लाइबिल नहीं था। जहाँ आए वहाँ व्यापार करें, भारत देश के जिस हिस्से में चाहें उस हिस्से में व्यापार करें, जिस चीज़ का चाहें उस चीज़ का व्यापार करें। जब किसी व्यक्ति के ऊपर लॉ काम नहीं करता है, लॉ लाइबिल नहीं रहता है, तो जाहिर सी बात है उसे अपने दायित्वों का एहसास नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रयास ये किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके दायित्वों में बांधा जाए, नियमों में बांधा जाए, कानूनों में बांधा जाए। तो इसी वजह से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा चिंता में आए, ब्रिटेन के राजा भी चिंता में आए। प्राइम मिनिस्टर की और राजा की वहाँ के गुफ्तगू हुई, और इन्होंने कहा, अपने प्राइम मिनिस्टर उस समय के हुआ करते थे लॉर्ड नाथ। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय लॉर्ड नाथ। लॉर्ड नाथ ने क्या काम करा, अपने 5 भरोसे के अपने विश्वसनीय व्यक्ति छांटे, और इनसे कहा कि आप ऐसा करिए, भारत जाइए और जाकर के देखिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, या व्यापार के नाम पर वहाँ के राजाओं को हरा करके अपनी पावर मजबूत कर रही है। क्योंकि ये बात बहुत बड़ी थी, और ये प्रश्न भी आगे चल के इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता था। ये 5 लोग यहाँ पर आए, इन्होंने इस बात की पूरी तस्दीक की, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जी कर्मचारी बन करके आए, इस बात की पूरी तस्दीक करी कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले यहाँ शुरू में एक एक्ट बना करके भेजा गया, और उस एक्ट का नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट हम बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है साहब। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, है ना।
तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे पहले आया ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत हद तक कंट्रोल भी किया, बहुत सारे नए नियम बनाए, एक गवर्नर जनरल का पद भी बनाया गया, आपको पता ही होगा, गवर्नर जनरल का पद बनाया, बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। जी हाँ, ठीक। अब 1773 हमारा देश कब आज़ाद हुआ, सबको पता होगा, 1947 में, ठीक। 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटेन से आज़ाद हुए। भारत देश में जब तक अंग्रेजों का शासन रहा तब तक यहाँ पर आप समझ लीजिए बहुत सारे लॉ बना बना करके यहाँ पर भेजे गए, और हर लॉ का मतलब कुछ अलग ही होता था, ठीक। वो अलग इसलिए होता था, कुछ ऐसे लॉ होते थे जिससे कि हमको कंट्रोल किया जाए, ठीक। शिवानी सिंह, वॉरेन हेस्टिंग, वेरी गुड, हाँ, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, है ना, ठीक। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट, फर्स्ट एक्ट वो सेंट ब्रिटिश, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत में भेजा जाने वाला सबसे अंतिम अधिनियम, सबसे लास्ट का अधिनियम, ठीक, सबसे लास्ट का अधिनियम। पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट, लास्ट का अधिनियम 1947। देखिए कितना बड़ा लंबा अंतराल है, 1773 कहाँ, 1947 कहाँ। इन 150 पौने 200 सालों में अंग्रेजों ने यहाँ बहुत सारे कानून बना बना करके भेजे। हर कानून का उद्देश्य कुछ अलग हटके होता था, कुछ हमारे लिए अच्छा और कुछ हमारे लिए बुरा, सही। अब इनके बीच में जो भी इन्होंने यहाँ पर एक्ट बना करके भेजे, इन एक्ट की भी एक पर्टिकुलर जो है वो लिस्ट बनवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आप देखिए, भारत देश में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था, ठीक। भारत देश में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था, और हमारे भारत के संविधान निर्माण का जो पूरा क्रेडिट है वो 24 मार्च 1946 को भेजे गए कैबिनेट मिशन को ही जाता है। कैबिनेट मिशन को ही जाता है हमारे पूरे भारत देश के संविधान को बनाने के। कैबिनेट मिशन योजना भी कहते हैं इसको, कैबिनेट मिशन योजना भी कहते हैं। देखिए 1773 से लेकर 1947 के बीच में किसी एक्ट को इतना फोकस नहीं किया है हमने, यहाँ से यही एक्ट उठाया, आखिर कैबिनेट मिशन योजना ही उठाई है। आखिर क्यों कैबिनेट मिशन योजना इसलिए उठाई है क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना ही वो योजना थी जिसने कहा कि भारत को संविधान बनाने का हक है, और भारतीयों को आज़ाद होने का भी हक है, भारतीयों को अपने देश का संविधान निर्माण का भी हक है। ये बात कैबिनेट मिशन योजना ने ही कही थी। अब सवाल यह है कि ये बात कैबिनेट मिशन योजना ने क्यों कही, क्योंकि इससे पहले अगस्त प्रस्ताव ने भी ये बात कही थी, और लॉर्ड बेबिल ने भी ये बात कही थी, ठीक, और क्रिप्स मिशन ने भी ये बात कही थी। क्योंकि क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, इन सबों ने भारत के आज़ाद होने की तो बात कह दी, भारत के संविधान निर्माण की तो बात कह दी, लेकिन कहीं ना कहीं देश के बंटवारे के रास्ते ये दोनों तीनों एक्ट बहुत खोल रहे थे। इसी वजह से इस एक्ट को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ कैबिनेट मिशन योजना को तवज्जो देते हुए यही कैबिनेट मिशन ने कहा कि हाँ, भारतीयों को आज़ाद होने का हक है। पहला क्वेश्चन तो ये हमारा क्लियर हुआ कि इतने सारे एक्ट के बीच में 1773 से लेकर के 1947 के बीच में कैबिनेट मिशन योजना को क्यों उठाया, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि आखिर कैबिनेट मिशन योजना ने ऐसी बात क्यों कही कि भारतीयों को आज़ाद होने का हक है। इसकी वजह आपके सामने है, इसकी वजह आपके सामने है सेकेंड वर्ल्ड वार। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका चला था 1939 से लेकर के 1945 तक, ठीक। सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला आपका 1914 से 1918 तक हुआ था। यहाँ भी जर्मनी ही एक तरफ था, इटली, फ्रांस, है ना, और यहाँ भी जर्मनी एक तरफ था, इटली भी अलग था, फ्रांस भी। जी हाँ, और यहाँ पर देखिए ये सेकेंड वर्ल्ड वार कितने वर्ष तक चला, लगभग पूरे 6 वर्ष तक चला सेकेंड वर्ल्ड वार। अगर उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार ना हुआ होता तो जाहिर सी बात है हम उस समय तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन हम उस समय शायद ना आज़ाद हो पाते अगर उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार ना हुआ होता। कुछ ऐसे घटनाक्रम बने कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम आज़ाद हो गए। वजह ये बनी, हम थे उस समय गुलाम। देखिए ना सन क्या है, 1939, 1945, ठीक, हम उस समय गुलाम थे। ब्रिटिशर्स ने हमसे हमारी बिना पूछे ही हमारी भारत की फौज जो है वो अपनी तरफ से लड़वा ली, हमारे सैनिकों को, हमारे लोगों को लड़वा दिया। क्योंकि कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग इसके विरोध में थे। गांधी जी इसके पक्ष में थे। गांधी जी ये सोच रहे थे कि हमारी सेना अगर लड़ जाए ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो ये लोग हो सकता हमको जल्दी आज़ाद कर दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चूंकि इस बात के सख्त खिलाफ थे, ठीक, उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटेन हमको कभी आज़ाद नहीं करेगा और हमारी फौज भी मारी जाएगी। अंततः हुआ ये कि हमारे इसमें
लगभग 20 से 25 लाख सैनिक लड़ गए, जिसमें कि 87,000 सैनिक हमारे मारे गए और 2.5 लाख के करीब लापता एवं घायल हो गए। ठीक, ये एक हमारे देश के सैनिकों की बहुत बड़ी त्रासदी थी। ठीक, अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसी समय हमारी जब ये सेना यहां इनके ब्रिटेन की तरफ से लड़ी, आप ये समझ लीजिए दुनिया के बहुत सारे देशों का ध्यान इस तरफ गया कि भारत की सेना भी यहां पर लड़ रही है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चूंकि खत्म हो गया, पता सबको है आपको किसने कराया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये करवाया था हिटलर ने, है ना, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर। ठीक, अच्छा, अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, ब्रिटेन की मंशा तब भी नहीं दिख रही थी हमें आजाद करने की। सही, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई त्रासदी को लेकर के एक अमेरिका का शहर है सैन फ्रांसिस्को, सारे लोग आप जानते ही होंगे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है। इस अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक सम्मेलन हुआ उस समय के मजबूत और स्ट्रांग देशों का। इस सम्मेलन का उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए लोगों या हुई त्रासदी पर क्या करना, एक तरीके से चिंतन करना, एक तरीके से मनन करना। ठीक, और कल को कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, कोई एक देश किसी दूसरे देश को नाहक ना सताए, नाहक ना दबाए, नाहक उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाए, इसी वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण भी करना। ठीक, ये संस्था आपकी बन गई 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ। ठीक, करिश्मा 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ, वेरी गुड। हाँ, यूएनओ का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, यूएनओ। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ। उस समय उसमें 50 देश हुआ करते थे संयुक्त इसमें यूएनओ में, और आज की डेट में इसमें कितने देश हैं? 193 देश हैं, और 193वां देश यहां पर कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ये 2011 में दक्षिणी सूडान यूएनओ का हिस्सा बना, हम तो बहुत पहले ही बन गए थे, खैर, है ना। अब जब ये यूएनओ बन गया तो यूएनओ ने भी किस पे दबाव डाला? यूएनओ ने भी ब्रिटेन पर दबाव डालते हुए कहा कि आपने ऐसा वादा किया था कि हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आजाद कर देंगे, लेकिन अब आप ब्रिटेन वालों, अब आप उनको आजाद नहीं कर रहे हो, अब समय आ गया, अब आप उनको आजाद करिए। और कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इस बात को समझ गए थे कि अब हम इनको यहां पर ज्यादा दिन तक हम गुलाम बना करके नहीं रख सकते, हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब इधर जब यूएनओ का दबाव पड़ा ब्रिटेन पर, तब ब्रिटेन को ऐसा लगा कि हाँ अब हमको इन्हें आजाद करना ही पड़ेगा। यूएनओ आज की डेट में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आप सारे लोग यूएनओ के नाम से परिचित होंगे। कुछ दिन पहले हमारे अभिनंदन वर्तमान जी को जो है वीर चक्र मिला था, कहीं ना कहीं यूएनओ का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक, यूएनओ ने भी पाकिस्तान के इमरान जी को जो है बहुत चेताया कि देखिए उनका स्क्वाड्रन लीडर वापस कीजिए, अगर उनका इस बार स्क्वाड्रन लीडर वापस नहीं हुआ तो पक्का थर्ड वर्ल्ड वॉर की अंदेशा है। हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, अटकल ये भी लगाई जा रही थी कि लोकसभा के चुनाव भी डिले हो सकते हैं। ठीक, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने मीटिंग करी, फिक्स कर दिया कि जी नहीं, लोकसभा चुनाव डिले नहीं होंगे। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने भी दबाव डाला था, जी हां, और भी उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने भी दबाव डाला था कि जी हां छोड़िए इनके उसको, और नहीं तो दिक्कत बहुत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस बार भारत बिल्कुल आर्या पार के मूड में है। और यहां आप जान ही रहे हैं केंद्र में मोदी जी का शासन है, तो चीजें अब उतनी आसान नहीं रही हैं जितनी आसान किसी जमाने में हुआ करती थी, पाकिस्तान को जैसा लगता था। ठीक, अब जब ये ब्रिटेन का दबाव डला तो ब्रिटेन के दबाव के चलते यहां पर ये कैबिनेट मिशन भेजा गया था। समझ गए इस कैबिनेट मिशन को भेजे जाने का कारण? कैबिनेट मिशन को भेजे जाने का कारण यह था, एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा कैबिनेट मिशन पे, और उससे पहले भी बहुत सारी गतिविधियां हो चुकी थी। 1940 में जब ये यहां पर अगस्त प्रस्ताव आया था, तब भी हमारे यहाँ भारत में कांग्रेस पार्टी की लगभग 8 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और 8 राज्यों में कांग्रेस ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, क्योंकि हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे लोगों को हमसे बिना पूछे और शामिल कर लिया, और दूसरी चीज ये कि हमारे संविधान निर्माण की भी इन्होंने उपेक्षा करी थी। इस वजह से ये कैबिनेट मिशन यहां पर भेजा गया था। ये कैबिनेट मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, और इस कैबिनेट मिशन को भेजा था, ब्रिटेन के उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे क्लीमेंट एटली। ठीक, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे क्लीमेंट एटली ने ये यहां पर कैबिनेट मिशन भेजा था। सही, लेबर पार्टी के हुआ करते थे ये क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन यहां से एक और भी बनाता है, एग्जामिनर कई बार पूछा भी गया है, भारत की स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस दौरान। इस वजह से कैबिनेट मिशन आया था। ठीक, समझ गए कैबिनेट मिशन क्यों आया? देखिए, कैबिनेट मिशन शॉर्ट में लिखे देते हैं। कैबिनेट मिशन, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें थे आपके 3 सदस्य। ठीक, पेंथिक, लॉरेंस, ये सारी चीजें आपको लिखवाएंगे।
पैंथिक लॉरेंस, ठीक, और सेकेंड वन वॉज एवी एलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स। स्टफर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे जो, ये वही क्रिप्स स्टफर्ड क्रिप्स हैं ये, ठीक, पैंथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स। पैंथिक लॉरेंस के नाम में विशेषता ये है कि पैंथिक लॉरेंस इस मिशन को भैया लीड करके लेकर के आए थे, ठीक। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट में, इस वजह से इस मिशन को कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाता है, ठीक। ये नौसेना मंत्री थे, ये व्यापार बोर्ड के सचिव थे आपके नीचे वाले सबसे, स्टफर्ड क्रिप्स। पैंथिक लॉरेंस यहां पर आए, पैंथिक लॉरेंस ने यहां पर आकर के यहां के हमारे नेताओं से कहा कि देखिए हमारे देश ने ऐसा फैसला लिया है कि हम आपको आजाद कर देंगे, अभी हमारा देश है, अभी आपका देश है गुलाम हमारा, और जाहिर सी बात है आपका देश जब गुलाम है तो हमारे देश के अकॉर्डिंग चल रहा है, आप ऐसा करिए अपने देश का संविधान बनाने की तैयारी कीजिए, आजाद हम आपको कर देंगे, ठीक। इस वजह से फिर हमारे भारत देश में एक बॉडी तैयार की गई और उस पूरी बॉडी का नाम क्या था? उस पूरी बॉडी का नाम था संविधान सभा। जी हां, ये संविधान सभा बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये संविधान सभा वो बॉडी थी जिसने भारत देश के संविधान को तैयार किया था। सही, संविधान सभा से बड़े बढ़िया आपके क्वेश्चन बनते हैं। पैंथिक लॉरेंस ने यह कहा कि हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन आप अपने पहले देश का संविधान बनाने की तैयारी कीजिए, ठीक। और आप अपने देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा निश्चित कीजिए, संविधान सभा तय कीजिए। समझ गए ये संविधान सभा क्या बॉडी थी? ये संविधान सभा वो बॉडी थी जिसको देश का संविधान बनाना, लिखना, तैयार करना था, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कैबिनेट मिशन ने कहा कि आप ऐसा करिए, चुनाव कुछ इस तरीके से करिए कि भारत देश में 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाए। सवाल यह है कि 10 लाख की ही आबादी क्यों यहां पे चुनी गई थी, है ना? उस समय लगभग भारत देश की हमारी आबादी थी 40 करोड़ की। तो इन्होंने कैबिनेट मिशन ने कहा कि ऐसा करिए, लगभग 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर चुनिए। दूसरी चीज ये, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट। देखिए, निर्वाचन या चुनाव दो तरीके के होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव वो है जिसमें हम अभी भाग लेने जा रहे हैं अगले 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे वाले दिन, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी के 7 चरणों के जो चुनाव हैं उसमें बरेली शामिल है 14 फरवरी को चुनाव में, ठीक। ये हो गया आपका कैसा? डायरेक्ट इलेक्शन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के मेंबर, विधान परिषद के सदस्य, इनका इलेक्शन कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष इलेक्शन। गांव के ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख होते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं कि अप्रत्यक्ष होते हैं? वो अप्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि उन्हें क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं, जिनको बोलते हैं बीडीसी मेंबर, ठीक। इन्होंने दो चीजें कही कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एक तो करिए आप अप्रत्यक्ष रूप से, और 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा का एक सदस्य चुनिए, ठीक है। अब संविधान सभा के सदस्य टोटल कितने चुने गए थे संविधान बनाने के लिए? 389। बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, 10 फरवरी से 3 मार्च तक, हाँ जी बिल्कुल, जिसमें कि शायद 14 फरवरी को बरेली का इलेक्शन है, वैलेंटाइन डे वाले दिन, है ना। तो 389 सदस्य पूरे भारत देश में चुने गए संविधान बनाने के लिए। पूरे देश के संविधान को इतने लोग बनाएंगे। देखिए, एक देश का संविधान बनाना कोई आम बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ा महान काम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किताब लिख दी 7वें 8वें की या 10वें की, है ना। तो 389 सदस्य पूरे भारत देश से चुने गए संविधान सभा के सदस्य संविधान बनाने के लिए 40 करोड़ की आबादी पर 389 सदस्य चुने गए थे। और ये 389 सदस्य बटे हुए थे दो जगह। 296 सदस्य कहां से थे? ब्रिटिश स्टेट, यानी कि ब्रिटिश भारत, ठीक। ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश भारत, ठीक। और 93 सदस्य कहां से चुने गए थे? ये आपके चुने गए थे देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। ये आपके 93 सदस्य चुने गए थे, ठीक। ब्रिटिश भारत नाम से ही पता लग रहा होगा, ये वो जगह थी जहां पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेज यहां रूल किया करते थे। और देशी रियासतें वो जगह थी जहां पर हमारे यहां के स्थानीय राजा रजवाड़ाओं का शासनकाल रहा करता था, ठीक। वो कहलाई आपकी देशी रियासतें। ये 296 सदस्य चुने गए संविधान सभा के ब्रिटिश स्टेट से, ये 93 चुने गए देशी रियासतों से। और इन 296 में 4 सदस्य जो आपके चुने गए थे, वो 4 सदस्य का गणित कुछ ये है, ये 4 सदस्य चुने गए थे 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, ठीक। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या थे? 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जहां पर मुख्य आयुक्त बैठता था। ये जगह बिल्कुल डायरेक्ट अंग्रेजों के नियंत्रण में थी।
जैसे आज की डेट में भारत में 8 यूटी हैं संघराज्य क्षेत्र, उनका सब कुछ डायरेक्शन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सब भारत के राष्ट्रपति के हाथ में। ऐसे ये 4 जगह थी, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। अब पाकिस्तान में है ये, कुर्ग कर्नाटक में है, अजमेर मारवाड़ संयुक्त जगह थी, ठीक। और है ही ये सब हमारी भारत में ही है, दिल्ली है ही है, कुर्ग कर्नाटक में है, अजमेर है ही है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया। तो 4 सदस्य 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से भी चुने गए थे। इन द सेंस 292 + 4 = 296। इतनी बात क्लियर? ठीक है। हाँ, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान, वेरी गुड वेरी गुड। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, ठीक, जाहिर सी बात है। अब संविधान सभा के जब सदस्यों का चुनाव हो गया, अब इसमें एक थोड़ा सा गणित और देखिए आप। संविधान सभा के जो 389 सदस्य चुने गए थे, इनमें आपके 26 मेंबर थे अनुसूचित जाति के यानी कि दलित जाति के, 33 मेंबर थे इसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, और यहां पर महिलाओं की संख्या भी थी भाई। महिलाएं कितनी थी यहां पर? यहां 15 महिलाएं आपकी शामिल थी, सही, 15 महिलाएं। बढ़िया पूछा जाता है ये, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 26 एससी के, 33 एसटी के, 15 महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 15 महिलाएं। पिछड़ी जातियों का उस समय कोई कैलकुलेशन ही नहीं था, कोई पहचान ही नहीं थी, इस वजह से पिछड़ी जातियां शामिल ही नहीं थी। पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए तो 1953 में सबसे पहला आयोग बना काका कालेलकर आयोग, उसके बाद बना मंडल आयोग, है ना, ठीक। अब 389 सदस्य ऐसे चुने गए, और इनमें हैदराबाद रियासत से संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए थे, क्योंकि हैदराबाद रियासत भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। हैदराबाद में थे, रियासत में थे मीर उस्मान अली, जिनको कि बाद में सैन्य कार्यवाही करके भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्ती मिलाया था, ठीक। 389 सदस्य चुने गए थे। अब आते हैं संविधान सभा की, देखिए बैठकों पर, है ना। संविधान सभा की बैठक देखिए, संविधान सभा की कुल बैठक संविधान बनाने के लिए कितनी हुई? संविधान सभा की कुल बैठकें हुई संविधान बनाने के लिए 12 बैठकें, सही। बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से आपके जो है पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। कुल मिलाकर के संविधान सभा की संविधान बनाने के लिए बैठकें हुई 12, और संविधान बनने में टोटल टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में, सही। ये तो लगभग सभी को याद है, बचपने से यही एक बात है जो संविधान या नागरिक शास्त्र की रटी पड़ी है ना। 12 बैठकें हुई। देखिए, पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई। दूसरी बैठक हुई, सेकेंड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक हो गई है। 9 दिसंबर 1946 को हमारी इस संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को हमारी इस संविधान सभा में संविधान सभा के सबसे बड़े बूढ़े व्यक्ति, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, हमारी इस संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष चुने गए? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, है ना। कैसे अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। सुपरटेट वालों सबको पता ही होगा कि लास्ट ईयर इनकी वजह से इनके नाम का जो है एक क्वेश्चन आयोग में चैलेंज तक हो गया था, है ना। क्वेश्चन था संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ना अस्थाई दिया ना स्थायी दिया। तो संविधान सभा के जान लीजिए, सेट कर लीजिए माइंड में, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष यही थे। भले ही 2 घंटे के लिए बने हों, भले ही 2 मिनट के लिए बने हों, 2 दिन के लिए बने हों, लेकिन प्रथम अध्यक्ष यही थे। ये संविधान सभा के सबसे बड़े बूढ़े सदस्य थे, ठीक, टेट में आया था, जी हाँ। ये संविधान सभा के सबसे बड़े बूढ़े सदस्य थे, तो इसलिए इनको सम्मान के तौर पर फ्रांस की संविधान सभा ने भी अपने यहाँ के सबसे बड़े बूढ़े व्यक्ति को संविधान सभा का सबसे पहला अध्यक्ष बनाया, अस्थाई। हमारे देश के लोगों ने भी संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष इनको बनाया, सही। 11 दिसंबर 1946, 2 दिन के बाद हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महान व्यक्ति, भारत देश के हमारे पहले राष्ट्रपति, ये बने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ठीक, स्थायी अध्यक्ष। और ये बने अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। 13 दिसंबर 1946 को हमारे नेहरू जी लेकर के आए एक उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? यह उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान का उद्देश्य, ऐसे समझिए बस बात को। यह उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को। इसको लाने का उद्देश्य यह था कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, जो संविधान का उद्देश्य होगा वही उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक। उस समय के उद्देश्य प्रस्ताव में लगभग
8 लगभग अनुच्छेद थे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या किया, इसको स्वीकार किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल के क्या बनाया गया, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना, भारत के हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना उद्देश्य प्रस्ताव। पेट में भी पूछा गया था, एसआई के एग्जाम में भी अभी पूछा गया था, थोड़े दिन पहले हुआ था। ठीक, ये रही आपकी नेहरू जी लाए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, और भारत के संविधान की वर्तमान प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव का क्या है, एक संशोधित रूप है। सही, इतनी बातें क्लियर हैं? कहीं किसी को अगर कुछ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो बताइए। जी हाँ, संविधान के ऋचा मिश्रा जी, प्रस्तावना रश्मि गंगवार जी, जी हाँ, संविधान की वर्तमान प्रस्तावना इसी का संशोधित रूप है, किसका, उद्देश्य प्रस्ताव का। इतनी क्लियर हैं बातें, आगे चलें। ठीक, ओके 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 ओके। ये आपके संविधान सभा की 2-3 बैठकें हो गई। सही, अब 26 नवंबर 1949 बड़ा महान दिन था, बहुत महान दिन था। क्या हुआ इस दिन? इस दिन साहब संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर साहब इस दिन तैयार हो गया। बड़ा महान दिन। ठीक जी, बिल्कुल, संविधान साहब इस दिन बनकर के तैयार हो गया। बड़ा महान दिन, बहुत महान दिन, इतना महान दिन कि इस दिन को किस नाम से जाना जाता था, विधि दिवस के नाम से। ठीक है, क्यों द लॉर्ड डे, क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। सही, अथक मेहनत अथक प्रयास के बाद अब बन के देश का संविधान तैयार हुआ। इसी वजह से इस दिन को मनाते थे संविधान दिवस। और इसी दिन हमारे देश के संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने क्या किए, अपने हस्ताक्षर किए। इसी दिन हमारे संविधान पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए, मतलब कि अपने साइन किए। जी हां, बिल्कुल। और इन 284 सदस्यों में भी महिलाएं थी साहब। इन 284 सदस्यों में महिलाएं कौन थी? 8 महिलाएं थी, 8 महिलाएं। ठीक, इसी 26 नवंबर को हमारे भारत के संविधान के मात्र 16 अनुच्छेद क्या किए गए साहब, लागू किए गए। जी हां, संविधान के 16 अनुच्छेद लागू किए गए। ठीक, बाकी के पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी दिन हमारे देश का संविधान क्या किया गया, संविधान स्वीकार किया गया। सही, स्वीकार किया गया से मतलब है संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया, अंगीकृत किया। और क्या किया, अधिनियमित किया। कमेंट्स करके बताइए और क्या किया, एक शब्द और बचा है यहां पर, कमेंट्स करके बताइए फटाफट। 26 नवंबर 1949 को ही हमारे देश का संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया। साक्षी और क्या किया गया, तीसरा शब्द साक्षी और बचा है, जल्दी बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। आत्मार्पित, वेरी गुड। गरिमा रोहिलक, वेरी गुड। संविधान को आत्मार्पित किया गया। ठीक, अंगीकृत मतलब स्वीकार कर लिया, अंग से लगाया सम्मान देते हुए। अधिनियमित का मतलब क्या है कि इसको लागू किया गया। सही, भले ही आंशिक तौर पर, पूर्ण रूप से ना सही। ठीक, आत्मार्पित का मतलब है कि अपनी आत्मा समर्पित कर दी भारत देश के इस संविधान को। देखिए डेट एक जरूर है, बड़े बढ़िया बढ़िया आपके यहाँ से पॉइंट हैं, और ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। सही, 26 नवंबर 1949 संविधान बन के तैयार हुआ, विधि दिवस मनाया जाता है था। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 8 महिलाएं थीं इन 284 लोगों में। असल में इतने ही 284 सदस्य उस दिन उपस्थित थे, इतने लोगों ने हस्ताक्षर अपने कर दिए, इनमें 8 महिलाएं थीं। और इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए, स्वीकार किया गया इस दिन संविधान, मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और, ये विधि दिवस शब्द अब 2015 से किस नाम से जाना जाता है, बताइए कमेंट्स करके फटाफट। ये जाना जाता है अब संविधान दिवस के नाम से। हमारे महान संविधान निर्माता अंबेडकर जी का 125वां वर्षगांठ पर मोदी जी ने इस दिन को संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया। सही, ठीक, आगे बढ़ें। इतनी चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ें। जी हाँ, इतनी चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ें। कमेंट्स करके बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या?
अगर यहां तक क्लियर हैं चीजें तो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, चलिए अब वो डेट आ गई, अब वो डेट आ गई जो डेट इस महीने आने वाली है। जनवरी का महीना चल रहा है और 26 जनवरी अब आने वाली है। सही, ये वही डेट है 26 जनवरी 1950 जो अब आने वाली है। आज से 15 दिन बाद, बिल्कुल ठीक 15 दिन बाद 26 जनवरी 1950 क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान, जो उस समय आंशिक तौर पे लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और अब संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ? देश में लागू कर दिया गया भाई। ठीक, संविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू कर दिया गया, पूरे देश की जनता के लिए। सही, अब जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, सवाल यह है कि 2 महीने का यहां पर गैप क्यों? वो गैप इसलिए दिया गया था, 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। और ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का फैसला नेहरू जी ने लिया था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए, इसी वजह से संविधान को 26 नवंबर को लागू न करके संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1930 को। 2 महीने का गैप इसीलिए दिया। कुछ अनुच्छेद यानी कि 16 लागू कर दिए थे, बाकी बकाया पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ देश में 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि पहला स्वतंत्रता दिवस देश में मनाया गया था। पहली बार भारत का महात्मा गांधी जी का चरखे वाला झंडा फहराया गया था, और इसी वजह से इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया। और 26 जनवरी को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो भारत इस दिन क्या बना? भारत इस दिन गणतंत्र बना। ठीक, यानी कि भारत इस दिन गणराज्य बना। और इसी वजह से हम इस दिन अपना क्या मनाते हैं? इसी वजह से हम इस दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं, जो कि अब आने वाला है इसी महीने में। आप सारे लोग ही जानते हैं। ठीक, जब हम छोटे थे बच्चे तो इन चीज़ों का बड़ा क्रेज रहता था, है ना, बहुत बढ़िया करके। गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन भारत क्या बना? एक गणराज्य बना। ठीक, गणराज्य की परिभाषा होती है जब एक देश का राजा निर्वाचित होने लगे या उस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, और दूसरी चीज ये, वह देश अपने आप में पूर्ण रूप से संप्रभु हो जाए। संप्रभु, सॉवरन, ठीक, सॉवरन, संप्रभु हो जाए, यानी कि अपना कोई भी आंतरिक और बाह्य मामले में वो फैसला लेने में सक्षम हो जाए। ठीक, जब हमारे देश का ये संविधान उस समय लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे भारत देश के संविधान में, यानी कि किसमें? यानी कि भारत के मूल संविधान में, यानी कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद। ठीक, और अनुसूचियां कितनी? और यहां पर थी अनुसूचियां 8 अनुसूचियां थी। ठीक, 8 अनुसूचियां थी। सही, ये हमारे यहां का उस समय गणित था जब हमारा देश का मौलिक संविधान उस समय लागू हुआ था। इतनी चीजें क्लियर हैं? अब आगे बढ़ें कुछ चीजों पे और बताइए। यहां तक क्लियर हैं चीजें? कमेंट्स करके बताइए, फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल तसल्ली से सुनिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए। ओके, ये कैबिनेट मिशन जो आया था ना, कैबिनेट मिशन ने कहा था अपने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करिए, और जब आप संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कर लें तो आपके देश में जब तक चुनाव के द्वारा चुने हुए लोग एक स्थायी सरकार ना बना लें, स्थायी संसद ना बना लें, तब तक आप अपने देश में क्या बनाना? तब तक आप अपने देश में एक अंतरिम सरकार बनाना। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार से मतलब समझ रहे हैं? अंतरिम सरकार से मतलब है अस्थाई सरकार, है ना, कुछ लोगों की, कुछ कम लोगों की अस्थाई सरकार। जब तक, कब तक? जब तक आपकी मुख्य सरकार, मुख्य संसद अस्तित्व में नहीं आती है, तब तक आप एक अंतरिम सरकार बना लीजिए। जाहिर सी बात है, अंतरिम सरकार जब बनेगी तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या देखा जाएगा? यहां पर यह देखा जाएगा कि इन 389 सदस्यों में कौन सी पार्टी मैदान में थी और कौन सी पार्टी मैदान में कितनी सीटें लेकर के आई थी। सही, इन्होंने 2 बातें कही थी, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कीजिए और संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव करने के बाद में आप एक अंतरिम सरकार बनाइए। उसी अंतरिम सरकार के देखरेख में आपके देश का संविधान तैयार होगा। जब जाहिर सी बात है
सदस्य चुन लिए गए। जुलाई अगस्त 1946 में सदस्यों का चुनाव भी हुआ। अंतरिम सरकार बनेगी। अब अंतरिम सरकार में आप क्या देखोगे? अंतरिम सरकार में आप देखोगे कौन सी पार्टी मैदान में थी। ठीक, मैदान में तो भाई उस समय कांग्रेस ही थी। कांग्रेस सबको पता है कब बनी थी। कांग्रेस बनी थी उस समय 1885 में। इटावा जिले का नाम सुना ही होगा। इटावा के एक कलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने बनाई थी, M.O. ह्यूम ने, ये कांग्रेस पार्टी। ठीक, इसी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा परचम लहराया अपना, और इसी कांग्रेस पार्टी ने देश को उस समय आजादी भी दिलवाई। ठीक, सही। अब कांग्रेस पार्टी उस समय सीटें लेकर के आई थी कितनी? 208 सीटें। और एक पार्टी और थी, सारे लोग नाम जानते होंगे, मुस्लिम लीग 1905-6 में बनी थी, और ये ढाका में बनी थी। मोहम्मद अली जिन्ना, सलीमुल्लाह और आगा खान लोगों के द्वारा तैयार की गई ये पार्टी थी। इस पार्टी का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम वर्ग के लोगों को उचित संरक्षण और उचित सम्मान दिलाना। आगे चल के इसी पार्टी ने भारत के बंटवारे की मांग कर दी भाई, है ना। पाकिस्तान शब्द आपको पता ही है। सबसे पहले 1936 में चौधरी रहमत अली ने, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो एक छात्र थे, उन्होंने इस शब्द को ईजाद किया था। 1940 से इस पार्टी के जो नेतृत्व करता थे, जो कायदे आजम जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, वो 1940 से ही भारत में बंटवारे की मांग करने लगे। 1940 से ही वो पाकिस्तान की रट उन्होंने लगा ली। मुस्लिम लीग चुनाव में सीटें लेकर के आई थी कितनी? 73। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल सही आरती। मुस्लिम लीग की 73 सीटें थीं और कांग्रेस की 208 सीटें थीं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी ज्यादा सीटें लेकर के आई है वही सरकार बनाएगी। मोदी जी की पार्टी कितनी सीटें लेकर के आई? 303 सीटें। 70वीं लोकसभा के आम चुनाव में सरकार बनाई। पिछली बार 282 सीटें लेकर के आए चुनावों में, और तो सरकार बनाई। और यहाँ हमारे भारत देश में 272 सीटों पर बहुमत तय हो जाता है भाई, है ना। अब इन्होंने सरकार बना ली, कांग्रेस पार्टी ने। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने को आमंत्रित नहीं किया गया। लॉर्ड बेविल बने सरकार में कौन? अध्यक्ष। उपाध्यक्ष बने नेहरू जी। पूजा मौर्य जी, फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय नाराज थे। इसी वजह से संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग वहां पर शामिल नहीं हुई थी। सही, लेकिन महिलाएं वहां भी शामिल थीं। महिलाएं 9 शामिल थीं। संविधान सभा की जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो महिलाएं उसमें 9 शामिल थीं। मुस्लिम लीग चूंकि शामिल नहीं थी। देशी रियासत के जो 93 प्रतिनिधि थे वो भी शामिल नहीं थे, क्योंकि तब तक देशी रियासत के जो 93 प्रतिनिधि थे, वास्तव की बात तो ये है, ये लोग अपना भविष्य ही तय नहीं कर पाए थे कि हम करें क्या, कि हम जाएं कहां, हमें किधर जाना है। ठीक, ये लोग अपना सही मायने में अपना भविष्य ही तय नहीं कर पाए थे। अब जब ये सरकार बना ली तो ये बात जो है मुस्लिम लीग को बहुत ही विरोध में लगी, बहुत ही बुरी लगी ये बात मुस्लिम को। जी हाँ, बिल्कुल सही साक्षी। 208 मुस्लिम कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 8 कौन सी पार्टी? निर्दलीय पार्टी, 7 छोटी छोटी पार्टी। सही, ये गणित था आपका साक्षी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब ये सरकार बना ली किसने? इन्होंने 208 सीटों में। ये बात इनको बहुत बुरी लगी। इन्होंने विरोध में पूरे भारत देश में लगभग दंगे कराए। आपके बिहार, है ना, पूर्वी बंगाल, नोआखली, पंजाब, बहुत जगह, संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी तक में दंगे हुए। ये दंगे की खबर फिर से ब्रिटेन के कानों में पहुंची, और ब्रिटेन से फिर वहां पर इनको लगा कि अब यहां पर अशांति का माहौल है, अब इस अशांति के माहौल को शांत करना ही पड़ेगा। फिर यहां पर भेजे गए कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर आए, इन्होंने विभाजन की योजना प्रस्तुत करी। आकर के यहां के नेताओं से विचार विमर्श किया, और फिर ये वहां पर इंग्लैंड वापस चले गए। फिर जब ये इंग्लैंड से यहां पर लौट करके आए तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक, ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत करी। ठीक, इस योजना को, इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है। मनबाटन योजना भी कहते हैं, बाल्कन प्लान भी कहते हैं, और भारत विभाजन की घोषणा की तिथि भी कहते हैं इस डेट को। बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है ये। इस डेट को इन्होंने कहा कि हाँ, भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ठीक, अब इसी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, भाई 3 जून 1947 को तो इन्होंने ये कह दिया कि 3 जून 1947 को तो इन्होंने ये कह दिया कि हम भारत देश के 2 टुकड़े कर देंगे, भारत विभाजन की घोषणा हम कर देंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग
को ही ये समझाने आए थे, मुस्लिम लीग, जिससे कि बहुत ज़्यादा विरोध ना करे। चूंकि मुस्लिम लीग विरोध पहले ही कर चुकी थी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर चुकी थी, द डायरेक्ट एक्शन डे, ब्लैक डे। ठीक, अब सबसे लास्ट में हमारे भारत देश में भेजा गया एक अधिनियम बना करके, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947। देखिए सबसे लास्ट का, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, सबसे लास्ट का। इसी के द्वारा समझ लीजिए 14 अगस्त 1947 को कौन सा देश, पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को कौन सा देश, आपका इंडिया। इस तरीके से हम ब्रिटेन के चंगुल से हम आज़ाद हुए, इस तरीके से हमें आज़ादी मिली। और जाहिर सी बात है, जब हम आज़ाद होंगे, जाहिर सी बात है आज़ादी तो हमको ऑथेंटिक तरीके से अब मिल गई, फिर जाहिर सी बात है दोनों देशों की सीमाएं निश्चित की जाएगी। हमारे भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है, कौन सी सीमा, रेड क्लिफ। ठीक, ये रेड क्लिफ इनफैक्ट एक व्यक्ति थे जिनका पूरा नाम था सीरियल रेड क्लिफ। ठीक, ये सीरियल रेड क्लिफ इंग्लैंड के ही थे। इनको जिम्मेदारी दी गई कि आपको बंटवारा करना है भारत देश का। और इनफैक्ट बात तो यह है कि इनको सिर्फ इस बंटवारे को करने के लिए लगभग 3 ही दिन मिले थे। एक आप अंदाजा लगा करके बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत कभी आया ना हो, कभी देखा ना हो, तो क्या वो भारत का बंटवारा कर सकता है? और इन्होंने बंटवारा भी किया, बड़ा बेहुदा जो है बंटवारा इन्होंने किया। बंटवारा इन्होंने इस तरीके से किया, भारत का नक्शा पूरा मैप मेज पे रखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी चौकी से चौकी, थाने से थाने मिला करके इन्होंने पूरी लाइन खींच दी। ऐसे बंटवारा इन्होंने किया था। नतीजा उसका ये हुआ, कुछ लोगों का आधा घर यहाँ, आधा पाकिस्तान में, कुछ लोगों का आधा मकान यहाँ, आधा पाकिस्तान में। उस समय की एक बेगम जान मूवी है, अभी 2-3 साल पहले की, विद्या बालन की, वो बेगम जान मूवी बंटवारे के बिल्कुल सही टाइम की ही है। सही, इस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ था। सीरियल रेड क्लिफ ने भारत देश का बंटवारा किया। सही, यहां तक की बातें सही हैं, क्लियर हैं, समझ में आई? बताइए। मोहम्मद इरफान खान पागल था वो हाँ, पागल तो था ही, खैर। तो यहां तक की बातें बिल्कुल समझ में आई? ठीक है, बाकी कुछ बातें इसमें अभी और बची हैं। आपकी मीटिंग्स हो गई हैं, आपका बंटवारा कैसे हुआ ये हो गया है, आपके संविधान सभा के कुछ पदाधिकारी बताने आपको बचे हैं। प्रारूप समिति कब बनी थी, क्या थी प्रारूप समिति, कितने सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे, कब गठित हुई थी, और आपके संविधान के बनाने को लेकर के किसने लिखा संविधान, किसने बनाया, किसने उस पर सजावट करी, ये कुछ चंद बातें अभी आपकी इसमें और रह गई हैं। वो बातें नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज तक यहीं के लिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।